आज का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो कि 2019 में जारी हुई थी। तो क्वेश्चन होगा कि डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई थी। और ये हैं आपके ऑप्शन: विश्व बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक फोरम या फिर अंकटाड। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी यानी कि अंकटाड। और इसको आप जानते हैं अंकटाड के बारे में। अंकटाड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये होगा इसका आंसर। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हैं इसाबेले ड्यूरेंट। इसाबेले ड्यूरेंट, DURENT, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु और सेवा कर यानी कि GST में निम्नलिखित में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और लोग जो है इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सीमा शुल्क जो है ये आपकी GST में इंक्लूड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर में गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियां बनी हैं वो कैसे बनी हुई हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियाँ हैं वो वुड की बनी हुई हैं, लकड़ी की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नील हरित सवाल और एजोला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे जड़ता का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये नियम हमें यही बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इन मोशन है, गतिमान अवस्था में है या फिर स्टेबल है, तो वो तब तक गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा। अगर स्टेबल है तो स्टेबल अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है वो आरोपित न किया जाए। तो ये होता है जड़ता का नियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन करता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मोडेम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किससे बनता है? जब किसी को चोट लगती है तो आप जानते हैं वहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, जब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका एक घोल बनाकर और रुई लगाकर उस पर चढ़ा देते हैं। थोड़ी देर में ही वो सूख जाता है तो कड़ा हो जाता है। तो ये जिप्सम का बना हुआ होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो होती है ये आयु के साथ ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, बल्कि ये स्थिर रहती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आज आप यहाँ पर हल कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना। और ये परीक्षा 9 फरवरी 2019 को संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा भारत में गिद्धों यानी कि वल्चर की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है डेक्लोफेनिक नामक दवा। यह एक दर्द निवारक दवा थी जो कि जानवरों को जब उनको कोई दर्द वगैरह होता था तो उनको प्रयोग में लाया जाता था, उनको खिलाया जाता था। और जब जानवर मर जाते थे तो उनके शरीर में उस दवा का अंश रहता था, उसके मांस को गिद्ध खाते थे और कुछ समय के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम होने लगती थी गले में। इसकी वजह से वो सामान्य रूप से भोजन नहीं कर पाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। फिलहाल ये दवा जो है ये प्रतिबंधित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जो चिप होती है वो किससे बनती है, ये क्वेश्चन है। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन की पतली परत से बनती है कंप्यूटर वाली जो चिप होती है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नवबौद्धवाद का प्रतिपादक माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
शंकराचार्य का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अद्वैतवाद। ठीक है। और व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोस्तों जो व्यवहारिक वेदांत है उसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो विवेकानंद जी माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो चारवाक को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रच्छन्न बौद्ध जिसको आप क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं, क्रिप्टो बुद्धिस्ट, ये किन्हें कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए, शंकराचार्य को। ठीक है, क्योंकि इनके कुछ दर्शन जो होते हैं वो बौद्ध दर्शन से मिलते जुलते हैं। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्ति की गई है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ऑप्शन बी यानी कि राधा कृष्ण माथुर। और वर्तमान में भी अभी आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसके जो एलजी हैं वो राधा कृष्ण माथुर ही हैं। वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है 2019 की बात हो रही है, तो 2019 में यह जो शांति का नोबेल पुरस्कार था यह प्रदान किया गया था अबी अहमद अली को, जो कि इथियोपिया के थे। 2020 में ये जो पुरस्कार हुआ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ठीक है। और 2021 की बात करें तो 2021 का पुरस्कार अभी दिया जाना है, अक्टूबर नवंबर तक में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो सूचियाँ दी गई हैं, उसको आपको मैच कराना है। तो यहाँ पर कोनेरू हम्पी जो हैं वो किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो कोनेरू हम्पी खेलती हैं दोस्तों शतरंज। पीवी सिंधु को आप जानते हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं। और मैरी कॉम, जी हाँ, मुक्केबाजी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही सुमेल है। आगे बढ़ते हैं। एक किताब आई थी साइलेंट स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग जो नामक ये किताब है इसको लिखा गया था राकेल कार्सन के द्वारा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। किताबों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो में आपको रोज़ एक दो किताबों के बारे में बताता हूँ, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। और आपको याद दिला दें कि अप्रैल माह का करंट अफेयर का PDF भी आ गया है जिसकी कीमत मात्र 19 रुपये है। इसमें पूरे महीने में जो भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है विद MCQs सेम और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ सारी जानकारियों के साथ पूरी कंप्लीट PDF आपको उपलब्ध करवा दी गई है। परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो स्टोर है वहाँ पर जाकर पूरा यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह के जो करंट अफेयर हैं वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन होगा बीजिंग, चीन में। ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसे घोषित किया गया था जैव विविधता के दशक के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान वानिकी केंद्र, तो ये स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन बी, झांसी में। ठीक है। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं ये आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए होते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन शाम को 5 बजे स्टडी जीके का एक वीडियो अपलोड किया जाता है, तो उसको आप लोग ज़रूर हल किया करें। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेड डेटा बुक जो होता है इसमें कौन से आंकड़े सम्मिलित होते हैं? तो इसमें जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं उनके आंकड़े शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है और इसका जो सही आंसर है वो है वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन।
तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।